नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान की रोपाई एवं देखभाल, और साथ ही बात होगी नींबू के उद्यानों के प्रबंधन को लेकर। किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, इस बारे में आपको पूरी हम जानकारी देंगे। और इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही अपना जो सवाल है वो पूछ सकेंगे। इसके लिए जो विशेषज्ञ आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाई एस शिवे जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शिवे आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजूलाल भारद्वाज जी। आप कृषि अनुसंधान केंद्र जाला और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत आपका। निदेशक हैं डॉक्टर भारद्वाज यहाँ पर। तो आज अहम जानकारी है आपको हम देंगे, अलग अलग विषय हमारे, जैसा हमने आपको बताया। और अभी अगर देखा जाए प्रमुख फसल मानी जाती है हमारी धान, उसकी रोपाई का जो समय है वो उतना ही प्रमुख हो जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में डॉक्टर शिवे आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर रोपाई के समय की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद देखभाल भी शुरू हो जाती है, लेकिन रोपाई का उचित समय क्या है? कब तक जो हमारे किसान हैं धान की रोपाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए, धान की रोपाई जो है लगभग 20 जून से शुरू हो जाती है और 20 जुलाई तक चलती रहती है। तो जैसे जैसे खेत खाली होते चले जाते हैं, जैसे जैसे खेत तैयार होते चले जाते हैं या नर्सरी तैयार हो जाती है, वैसे वैसे किसान उसकी रोपाई करते चले जाते हैं जी। कुछ किस्में जो लंबी अवधि वाली हैं उनको जो है जून में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन जो कम अवधि वाली किस्में हैं उनको लेट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसान भाई जो है जी। तो किस्म की अवधि के अनुसार जो है ट्रांसप्लांटिंग का समय होता है। तो उसी अनुसार जो है जो किसान किस्मों का चुनाव कर रहे हैं उसी अनुसार जो है अपनी ट्रांसप्लांटिंग सुनिश्चित कर सकते हैं जी। तो रोपाई का बहुत बड़ा महत्व है धान के अंदर जो है, क्योंकि यदि नर्सरी की सही समय पे देख रेख की गई है और उसको सही समय पे जो रोपित किया जाता है तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है, कल्ले भी अच्छे बनते हैं और इसके साथ साथ जो है एक देखने में भी फसल अच्छी लगती है। सही समय पर जो अच्छे कल्ले बनेंगे और उसके जो इफेक्टिव टिलर होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि आपने किस किस्म का चयन किया है, उसके हिसाब से ही, जैसे डॉक्टर शिवे ने बताया कि जो रोपाई की अवधि है वो जो समय है उसमें अंतराल हम देखते हैं, अंतर उसमें होता है। आने वाले समय में और किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी, इस बारे में भी विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धान हमारे देश की प्रमुख फसल है। धान की अच्छी पैदावार के लिए इसकी रोपाई से लेकर इसमें समसामयिक कार्यों का किया जाना जरूरी है। धान की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली चिकनी, मटियार या मटियार दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था और सही प्रबंधन से अधिकतर मृदाओं में धान की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। धान की रोपाई के लिए 1 सप्ताह पहले खेत की सिंचाई कर दें। रोपाई से पहले 2 से 3 जुताइयां हैरों से करके और बाद में पानी भरकर खेत में पडलर और टिलर से जुताई करके व पाटा लगाकर मृदा को लेह युक्त एवं समतल बना लें। 20 से 25 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 1 सप्ताह तक छाया में सुखाने के बाद खेत में एक समान छिड़काव कर दें। ऐसा करने से मृदा जनित रोगों में कमी आएगी। उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। धान की बौनी किस्मों के लिए 100 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बासमती किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटाश एवं 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं जिंक की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय देनी चाहिए। कोनो वीडर द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने से खरपतवार खेत में ही पलटकर मृदा में दबाने से सड़कर जैविक खाद का काम करते हैं। कोनो वीडर के उपयोग से खेत की मृदा भुरभुरी हो जाती है और मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। जड़ों के पूर्ण विकसित होने से पौधे की वानस्पतिक बढ़ोतरी अधिक होती है।
रोपाई के 10 दिनों के बाद से 10 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार कोनोवीडर चलाकर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई धान की रोपाई और उसकी देखभाल को लेकर किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं। धान की अगर खेती आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे वो किसान हैं जो कि बागवानी करते हैं और खासतौर से नींबू के उद्यान है जिनके पास हैं, बाग जिनके पास है, वहाँ पर किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर भारद्वाज जी का भी। डॉक्टर भारद्वाज, जानना चाहेंगे आपसे कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो किसान हैं वो नींबू जो फसल लेते हैं उसकी ना सिर्फ बल्कि नींबू वर्गीय अलग अलग फसलें हैं उनको भी देखा जाए। कितना महत्वपूर्ण होता है कि प्रबंधन उचित समय पर अपनाया जाए, कितना फायदा है इसका? जहाँ तक हम बात करते हैं बगीचों के उद्यान प्रबंधन की, ये मुख्य चीज ये है कि अगर आपने प्रबंध किया तो हमें उत्पादन मिलेगा। और अगर आपने प्रबंध में क्या करना है, 3-4 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात आती है कि आपका उद्यान सही जगह पे लगा होना चाहिए, मतलब वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी जो है वो उस फसल के हिसाब से होनी। जैसे नींबू की हम बात करेंगे तो नींबू शुष्क जलवायु का पौधा है, जहाँ थोड़ी सी नमी वातावरण में ज्यादा नहीं हो, मिट्टी जो गहरी हो, ऐसे जगहों पे उद्यान की स्थापना हम लोग करते हैं। और उसके बाद में प्रबंधन में 3 जो बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है। पहली चीज आती है कि किसान भाई जो सबसे बड़ी गलती करता है वो उद्यानों में पोषण प्रबंध नहीं करता। उनका ये मानना होता है कि ये तो बड़े पेड़ हैं और ये तो आराम से अपने आप स्वयं ही जो है उर्वरक और जो है खाद है और जमीन से ले लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें पौधा लगाने के तुरंत बाद से लेकर के वर्ष भर उसको जो है हमें पोषण देना होता है, जिसमें सभी प्रकार के मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और इसके अलावा नींबू वर्ग में सूक्ष्म तत्वों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है जी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि पानी कब देना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग जैसे ही खेतों में जाते हैं तो बहुत बार किसान क्या कर रहा होता है, इधर फूल आ रहे होते हैं, इधर पानी दे रहा होता है, मतलब बिल्कुल उल्टा काम हो गया। फूल आते समय पानी रोकना है, वो देखता है कि फूल आए हैं, मुझे तुरंत पानी देना चाहिए ताकि ये फूल जल्दी से जल्दी फलों में परिवर्तित हो जाए। तो दूसरा प्रबंधन का विषय है हमारा कि हम कब पानी दें जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इसमें लगने वाले कीट और रोग, जैसे बहुत सारे कीट इसमें, सफेद मक्खी है, साइला है, लीफ माइनर है, ऐसे करके बहुत सारे कीट और बीमारियां लगती है, तो उनका हम समय पे प्रबंधन करें। चलिए विस्तार से आपसे हम जानेंगे किस तरीके से इनका प्रबंधन करना है, या बात सिंचाई या पोषण प्रबंधन की जाए, इस बारे में आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। फसल की अच्छी पैदावार के लिए उनकी उचित देखभाल जरूरी है। नींबू के बागों का उचित प्रबंधन करके और बाग में समसामयिक कृषि कार्य करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नींबू में जुलाई अगस्त में पकने वाले फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। फटे हुए फल जल्द ही बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उपयोग के लायक नहीं रहते। इससे बचाव के लिए और फल को फटने से रोकने के लिए उचित समय पर सिंचाई करें। फसल में ज्यादा समस्या होने पर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय जरूर करें। इसके अलावा नींबू में फल और फूल झड़ना एक आम समस्या है, जिससे फल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में संतुलित मात्रा में सही समय पर पोषक तत्वों का उपयोग करें। नींबू की फसल में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका भी रहती है। माहों के हमले से मुलायम शाखाओं पर आने वाली पत्तियों और टहनियों का मुड़ना शुरू हो जाता है। वहीं लीफ माइनर के हमले से पत्तियों में सफेद रंग की सर्प जैसी आकृति की रेखाएं बनने लगती हैं। नींबू में कैंकर रोग होने पर शाखाओं, पत्तियों और फलों पर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और शाखाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। किसान इन सभी रोगों से नींबू की फसल को बचाने के लिए समय पर उचित उपाय करें। साथ ही नींबू के बाग में समय समय पर निगरानी करते रहें। फलों का रंग हल्का पीला होने पर इनकी तुड़ाई करते रहना चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके का प्रबंधन आपको अपनाना होगा अच्छी उपज अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये कि आप सही समय का भी ख्याल रखें और उसके बाद ना सिर्फ अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे बल्कि और ज़्यादा मुनाफा जो है
वो आपका और ज़्यादा बढ़ सकेगा। फिलहाल धान की भी हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं, इस बारे में डॉक्टर शिवे जानना चाहेंगे आपसे। आपने बताया जो समय है रुपाई का वो क्या रहता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो इसकी रुपाई थोड़ा देर से करते हैं क्योंकि खेत जो है वो खाली नहीं हो पाता। ऐसे में क्या उनके लिए जो किस्म का चयन है वो अधिक महत्वपूर्ण रहता है, या क्षेत्रीय जलवायु को हम मान सकते हैं कि इस तरह की जलवायु रहती है कि अगर वो थोड़ा देरी भी अगर उन्हें होती है तो जब भी ज़्यादा असर जो है पैदावार पर नहीं पड़ता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो किस्म का है। किस्म जो है कम अवधि की है उसको देर से भी रोपाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि खेत खाली किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं। विशेषकर जो किसान भाई और बहन जो है मूंग की खेती करते हैं या मक्का, ज्वार, बाजरा या काउपी का हरा चारे के रूप में, उसके बाद में फिर धान लगाना चाहते हैं जी। तो वो इस बात को जानते हैं कि हमारा खेत खाली देर से होगा, तो उस हिसाब से वो नर्सरी भी देर से लगाते हैं और जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, कम अवधि की होती हैं, उनको ही लगाते हैं जी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे कि पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, ये दो किस्में हमारी पूसा संस्थान की बहुत अच्छी हैं, जिनको हम कहते हैं कि इसको 20-25 जुलाई तक भी रोपित कर सकते हैं किसान भाई, और इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं वो जी। तो इस तरीके की जो किस्में कम अवधि वाली वो उनको रोपित कर सकते हैं देर से भी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी अच्छी हो, और उसके साथ जो है साथ साथ गोबर की खाद, या हम जैसे कुछ हरी खाद बहुत से लगाते हैं मूंग वगैरह, तो उसका जो अवशेष बचता है उसको मिट्टी में मिला दें। यानी तैयारी भी हमें सही ढंग से सही समय पर करनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। कुलदीप जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो कुलदीप जी, आवाज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आगर मालवा से। जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो सर हम हमारे यहाँ धान की खेती कैसे करें? जी, धान की खेती कैसे करें? देखिए, धान की खेती करने के दो तरीके हैं। एक तो सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, और एक जो है नर्सरी तैयार करके फिर उसके बाद में उसको रोपित करते हैं। तो धान की खेती करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, क्योंकि सीधी बिजाई करने में फ़ायदा तो है, उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लागत कम आती है, लेकिन उसमें खरपतवार वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और उसमें आयरन की भी कमी हो जाती है, निमेटोड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आप दोनों तरीके से कोई सा भी विधि आपको जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है उसको अपना सकते हैं। लेकिन यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है, इस समय सीधी बिजाई करने का समय नहीं है, वो तो निकल गया है जी। क्योंकि सीधी बिजाई अब करेंगे तो खरपतवार बहुत आएंगे और उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपने नर्सरी तैयार की हुई है, नर्सरी नहीं भी तैयार की हुई है, धान की खेती करना चाहते हैं आप, तो नर्सरी दूसरे के यहाँ से भी उपलब्ध हो जाती है। बहुत से किसान जो ज़्यादा उगा लेते हैं तो वो नर्सरी उपलब्ध करा देते हैं। तो खेत को जो अच्छे ढंग से तैयार कर लें, आप जुताई कर लें 2-3 बार हैरों से, और फिर उसके बाद में जो है पानी भरें 6 से 7 सेंटीमीटर पानी भर के, तो पडलर चलाएं। पडलर ना हो तो हैरो चलाएं, हैरो ना हो टिलर हो तो ये सारे या देसी हल से भी उसको गाद करनी है। उसके अंदर गाद करने के बाद में जब हमारा पानी जो है सेटल हो जाए, और तो उसको जो है पाटा लगा के इकसार कर लें। उसके बाद जो रोपाई करें, और रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो रही है, तो इस समय जो है लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अर्थात 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 पौधे आ जाएंगे जी। और एक स्थान पर जो है 2 से 3 पौधे लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो है कल्ले थोड़े कम बनेंगे, और आप अभी करना चाहते हैं, तो मेरी ये आपसे सिफारिश है। और इसके साथ साथ अच्छी पैदावार लेने के लिए आप यदि खेत को तैयार करते समय उससे पहले गोबर की गली सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि 10 से 12 टन या 15 टन उपलब्ध हो जाए, उसको मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे जो कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, और मिट्टी के जो भौतिक संरचना उसमें सुधार होगा। और जो हमारे
सूक्ष्म जीवाणु है मिट्टी के अंदर, वो भी बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं धान की खेती करने के लिए। ये कुछ मुख्य पहलू हैं जो मैंने बताए हैं आपको। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण बातें जिनका ख्याल आपको रखना होगा जब आप धान की खेती करते हैं, और ख़ासतौर से जब आप रोपाई करने जा रहे हैं उस दौरान भी ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल आप रख सकते हैं, जिसके बाद अच्छी उपज आपको मिल सकेगी। आगे भी आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे धान की रोपाई और देखभाल के बारे में, साथ ही बताएंगे जो नींबू के उद्यान हैं वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं धान की रोपाई और उसकी देखभाल को लेकर, और साथ ही नींबू के जो उद्यान यानी बाग हैं उनमें किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। डॉक्टर भारद्वाज, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि जो सिंचाई प्रबंधन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन दिनों हम देख सकते हैं जो मानसून है वो भी सक्रिय है, तो कब कितनी आवश्यकता हम मान सकते हैं हमारे जो नींबू के उद्यान हैं उनमें रहती है पानी की? अभी मानसून के समय में हमें पानी की आवश्यकता नींबू के उद्यानों में नहीं होती है। अभी शुरुआत जो है मानसून खत्म होने के बाद जैसे ही 15 दिन 20 दिन का समय बीत जाता है, उस समय हम वो सिंचाई शुरू करते हैं। उसके बाद में जैसे ही पुष्पन का समय आता है, फूल आने के 1 महीने पहले, जैसे दिसंबर में फूल आएंगे या जनवरी में फूल आते हैं उत्तरी भारत में, तो उसके 1 महीने पहले हमें पानी रोकना पड़ता है। पूरी तरह से पानी रोक देंगे, और उस दौरान उसका जो पेड़ के ऊपर की कैनोपी है, ऊपर का जो फैलाव है, उसके नीचे जो है अच्छी प्रकार से 10 सेंटीमीटर गहराई तक की गुड़ाई करते हैं। और गुड़ाई करने के बाद में उससे हमारा जो उद्देश्य होता है वो पौधे को थोड़ा सा सेंस देना होता है, मतलब खिंचाव देना होता है, जिससे उसकी कुछ पत्तियां झड़ जाती है और वो ज्यादा फूल उत्पादन और फल उत्पादन के लिए कारगर होती है। अब उस समय एक हल्की सिंचाई हम करेंगे जिससे उसमें फूल आना चालू हो जाता है, और फूल आना शुरू होते समय हमें पानी पूर्ण रूप से बंद रखना होता है। उस समय अतिरिक्त पानी किसी भी प्रकार से नहीं। इसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे ही हम पेड़ों में पानी देते हैं तो जमीन में उपलब्ध जो नाइट्रोजन होती है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि पौधा अपनी बढ़वार वापस करने शुरू लग जाता है, वो बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही वो बढ़ने लगेगा उसके फूल झड़ जाएंगे। तो बहुत सारे किसान भाई जो है ये गलती करते हैं कि वो फूल देखते ही पानी देना शुरू कर देते हैं। उस समय पानी नहीं देना है। जैसे ही फूल जो है फलों में परिवर्तित हो जाए, छोटे छोटे फल बन जाते हैं अपने चने के आकार के, मूंग के आकार के, तो उस समय उसमें पानी दें, पर हल्का। और दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखें, पानी तने से दूर होना। जितना पौधा बाहर फैला हुआ है उसका जो सक्रिय जड़ तंत्र है, जहां से वो पानी लेता है, वो उस बाहर के फैलाव के पॉइंट के बराबर है। इसलिए तने के बिल्कुल पास में जमीन थोड़ी ऊंची रखें, और जैसे जैसे दूर जाए वहां जमीन नीची रख करके वहां पानी दे। इसमें नींबू में जो है एक बार में हम जो है 30 लीटर तक पानी दे सकते हैं, पर बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे किसान भाई बूंददार सिंचाई पद्धति अपनाएं। बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं गंगानगर राजस्थान से ही। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार।
मैंने सर नींबू के पेड़ लगा रखे हैं 5-7। जी जी कृष्ण कुमार जी, हेलो। वो मतलब उसमें फल लगा हुआ था जी, तो वो सूख गए जी। सूख गया है फल, इसके बारे में पूछना था सर। चलिए बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज, कृष्ण कुमार जी जानना चाह रहे हैं जो फल है सूख गया है। जी हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मेरे नींबू के पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं, तो उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि नींबू में जब तक वानस्पतिक वृद्धि चल रही है और हमने उसको वो स्ट्रेस वाला जो मैंने कहा कि उसको खिंचाव में नहीं लेके गए, तो एक तो ये जो है आप दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में उसमें पानी बंद करें, जिससे क्या होगा कि उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि करने वाला पार्ट, 2 प्रकार की वृद्धि होती है नींबू में, एक वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरी होती है जिसमें फल और फूल, जिसको हम जननिक वृद्धि बोलते हैं। तो जब तक हम वानस्पतिक वृद्धि को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक उसमें फूल आना शुरू नहीं होगा। तो आप उसका नवंबर दिसंबर में पानी बंद करके एक पौधे में लगभग 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खल और आधा किलोग्राम जो है उसमें यूरिया और 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण बना करके पूरे थावले में अच्छी तरह फैला करके 10 सेंटीमीटर गहराई तक जमीन में डालेंगे। साथ में एक काम आप और करेंगे कि जो तने के बिल्कुल पास में आप नीचे मतलब लगभग 1 फीट गहराई तक जाएंगे और वहां पे बारीक जड़ों का गुच्छा मिलेगा, बिल्कुल बाल जैसे रहे और बिल्कुल बहुत कठोर कॉम्पैक्ट, आप उसको निकाल दीजिए। और ये बार बार नहीं निकालना है, बहुत सारे किसान भाइयों को जैसे ही बताते हैं वो हर बार निकालना शुरू कर देते हैं, वो 3 साल में एक बार निकालना है। तो ये उपचार अगर आप दिसंबर महीने में करेंगे तो जनवरी महीने में निश्चित रूप से आपके उद्यान में अब की बार पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाएगी, बशर्ते आपका पौधा 4 से 5 साल का हो चुका होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ पुष्पन बल्कि उसके बाद अच्छा फल जो है वो भी इनको प्राप्त हो सकेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए डॉक्टर शिवे, यहाँ धान की लगातार आप बता रहे हैं किस तरह का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने समय से इसकी रोपाई की है वो किस तरह के कृषि कार्य फिलहाल अभी कर सकते हैं? हाँ देखिए, जिन्होंने समय से लगाई है, जिन्होंने लगभग 20 जून के आसपास अपनी धान की रोपाई कर ली है, तो उनकी फसल जो इस समय 20 से 25 दिन की हो रही है। तो इस समय जो सबसे मुख्य कार्य ये है कि जब हमारी इतनी 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है, जो पौधे हमारे मर जाते हैं या उसमें किसी कारणवश जो है बकाने बीमारी आ जाती है, तो उनके स्थान पे उसी किस्म के पौधों को रोपित करना चाहिए, जिसको हम गैप फिलिंग कहते हैं। ये बहुत ही मुख्य सस्य क्रिया है, क्योंकि मरे हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाना उसी किस्म के, तो हमारे जो हैं जो हमारा उपज पे जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस तरीके से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि पानी भी बहुत ज़रूरी है। पानी, क्योंकि जहाँ बारिश हो रही है वहाँ तो अच्छी बात है, मानसून सक्रिय हो गया है अभी लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ हल्का हल्का पानी देना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पानी हमको खड़ा नहीं करना है, गर्मी पड़ रही है बहुत से क्षेत्रों में, तो 2-3 सेंटीमीटर पानी काफ़ी होता है जो ट्रांसप्लांटेड पडल कंडीशन होती है। तो इसके लिए ये सुनिश्चित करना है कि जब हम पानी दे रहे हैं तो मतलब वैसे किसान भाई मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, और तो ये अच्छी बात नहीं है, जबकि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी पर्याप्त होगा। चलिए, और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, गणेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ बोल रहा हूँ। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ गणेश प्रसाद, बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। जी बिल्कुल गणेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हम जानकारी करना चाह रहे थे, धान की फसल लगाए हुए हैं जी, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डाल रहे हैं, उसमें गेहूं की पहले फसल ले चुका हूँ, तो इसके मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा और मुझे क्या डालना चाहिए? जी चलो बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। पोषक तत्व प्रबंधन एक अहम पहलू है धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो हम ये बताते हैं किसानों को कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि किसान भाई मृदा परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए धान की जो किस्म उगा रहे हैं उसके अनुसार जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करना चाहिए।
उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ, यदि आप बहुत अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं और जो है जैसे हमारी पूसा 44 है, ये किस्म बहुत लंबी अवधि की है लेकिन इसकी पैदावार 7 से 8 टन है, तो इसके लिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की देने की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन के लिए हम ये बताते हैं किसानों को कभी भी रोपाई करते समय नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट है उसको जो है आखिरी पडलिंग की जुताई करते हैं उस समय डाल देना चाहिए। और नाइट्रोजन को जो है कम से कम 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। जब हमारी जड़ें पकड़ लें 6 से 8 दिन बाद रोपाई के, तब जो है 1/3 भाग नाइट्रोजन की देना चाहिए, और पानी ना हो खेत के अंदर तब यूरिया का छिड़काव करना चाहिए और बरसात की संभावना ना हो जी। तो और बची हुई जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है लगभग 25 से 30 दिन बाद रोपाई के देना चाहिए जब कल्ले अधिक बनते हैं जी। और तीसरी जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा जो है फ्लावरिंग से पहले देना चाहिए जो 50 से 60 दिन बाद आती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन का प्रबंधन करना चाहिए। इन्होंने ये भी पूछा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा क्या दें जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत से किसान भाई बहन जो है जिंक नहीं डालते हैं। जिंक की कमी बहुत हो रही है हमारी विशेषकर मृदाओं में, जहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि मैं पहले गेहूं ली थी, गेहूं के बाद धान की रोपाई की है, तो लक्षण भी है डॉक्टर साहब, हाँ पहचान हो जाती है इसकी। जैसे ही रोपाई करते हैं 20 से 25 दिन बाद 1 महीने के अंदर जो हमारे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं पत्तियों पर, चकते बनते हैं, और वो पूरी पत्तियों पर नहीं बनते, 1-2 पत्तियों पर बनते हैं, विशेषकर जो बीच की पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां होती हैं जी। और वो जो है मतलब ये भी नहीं है पूरे फील्ड के अंदर आएंगे, पूरे खेत के अंदर आएंगे, कहीं पे आएंगे, टुकड़ों के रूप में दिखाई देंगे तो इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो जिंक सल्फेट का आप पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं 0.5% का, अर्थात आधा किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट लेकर 100 लीटर पानी में घोल बना के, और इसके साथ साथ 0.25% का बुझा हुआ चूना भी लेंगे जी। तो इन दोनों का घोल बना के छिड़काव करेंगे तो उसकी फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो उस तरीके से 500 से 600 लीटर घोल जो पर्याप्त होता है प्रति हेक्टर के हिसाब से। लेकिन छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बारिश ना हो रही हो, मौसम साफ हो, ये काफी जरूरी है, मौसम साफ रहना चाहिए और बारिश ना हो तो ऐसे में अच्छा ये कि पहले ही जो किसान या तो कर लें उसके उपरांत करें। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो मशीन स्प्रेयर होता है उसका नोजल भी जो है हमारा फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए, क्योंकि उसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, जो भी हम डालें वो पत्ती पर जाए, पत्ती उसको अवशोषित करे। चलिए, ये प्रमुख ऐसी बातें हैं देखिए जिनका ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत निर्मल जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर मैं नींबू के बगीचा लगाने के बारे में पूछ रहा था जिसको जी नींबू के पूछ रहा था, नींबू का पौधे लगाने के, इसको कौन सी किस्म का लगाना चाहिए, कौन से किस हिसाब से लगाना चाहिए? चलिए बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज, निर्मल सिंह जी जानना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से कि नींबू के जो पौधे हैं उनको किस तरीके से लगाना ठीक रहता है, कब लगाना चाहिए और अच्छी जो उत्पादन है, उपज जो है उसके जरिए अच्छा मिल सके फलन। नींबू के पौधे लगाने का जो सही समय अभी वर्तमान अभी चल रहा है, हम जो है जुलाई माह में नींबू के पौधे लगा सकते हैं। अभी जुलाई के साथ आगे भी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है हम इन पौधों का रोपण कर सकते हैं जी। और दूसरी चीज ये है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने पूछी है कि कौन सी वैरायटी लगाएं। इसके लिए हमारे पास में विशेष रूप से जो ज्यादा अच्छे जो बाजार में वैल्यू रहती है वो रहती है पतला छिलका जिसका हो जी, और लगभग 12 मास वो आती रहे। तो उसमें क्या है, मार्केट हमें बहुत अच्छा मिलता है। इसके लिए बहुत सारी वैरायटियां जैसे विक्रम है, परमलीन है, साई सरबती है, और आपके मध्य प्रदेश में साई सरबती जो वैरायटी है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो अभी इस समय जो है आप अपने खेत में ये पौधे लगा सकते हैं। इनसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है वो लगभग 6 मीटर की होती है, और अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा बालू मिट्टी है तो वहां हम थोड़ा कम कर सकते हैं, पर सामान्यतः हमें 6 मीटर की दूरी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के लिए रखनी चाहिए। उसके लिए 1 मीटर गहराई का गड्ढा बना करके उसमें पर्याप्त मात्रा में मतलब 30 से 40 किलो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खल, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और
50 ग्राम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो मिश्रण है वो पूरे में अच्छी तरह से मिला करके गड्ढे को जमीन के लेवल से ऊंचाई तक भरना होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, पौधे को जमीन के लेवल से नीचे लगा देते हैं। परिणाम ये होता है कि पानी देने पे और बारिश आने पे उनके तना सड़न की समस्या आती है और पौधा मर जाता है। इसलिए हमेशा पौधे को जमीन से 1-1.5 सेंटीमीटर ऊंचा लगाएं और चारों तरफ उसमें थावला बना करके उसमें पानी दें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे जमीन में कीड़े ज्यादा हैं, क्योंकि अब वो जल्दी जुलाई में तो गड्ढा, जून में तो गड्ढा खोद नहीं सकते हैं, इसलिए अगर ऐसी समस्या है तो उसमें कीड़े नियंत्रण के लिए क्लोरापाइरीफास जो है वो 10 ml एक पौधे में पानी के साथ में दे दें, ताकि उसमें दीमक और दूसरे प्रकार के जो कीट हैं उनका प्रकोप उसमें नहीं हो। साथ में एक ये भी ध्यान में रखें कि पौधा लगाते समय बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, वो जो थैली में जो पौधा लेकर के आते हैं वो उसी में छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है। उस थैली को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि 1 घंटे पहले, पौधा लगाने के 1 घंटे पहले उसमें भरपूर मात्रा में पानी दीजिए, ताकि उसके अंदर जो सूखापन है या जो हवा का स्पेस है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। और अब आप थैली को आसानी से काट करके अलग कर सकते हैं, पिंड नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार से थैली को काटने के इसके साथ में एक चीज और जो बहुत विशेष है, हम यहाँ पे नर्सरी है हमारे पास में, तो जो भी किसान भाई आता है वो बोलता है कि पौधा बहुत बड़ा दे दीजिए। कभी भी फलदार पौधा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नींबू का पौधा 1 साल पुराना हो, और उसमें दोनों प्रकार के पौधे आते हैं, उसमें कलम वाला पौधा भी आता है और बीज वाला पौधा भी आता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बीज वाला पौधा, विशेष रूप से नींबू में बीज वाला पौधा जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। ना सिर्फ जैसा बीज वाले पौधे का आपने जिक्र किया, साथ ही कलम के जरिए भी जो हमारे किसान पौध लेते हैं, कई तरह के अंतर जो हैं हमारे सामने आते हैं, और उसका अंतर जो है आप सीधे तौर पर देख भी सकते हैं, उत्पादन में भी, प्रबंधन के दौरान भी। फिलहाल इस बारे में आगे भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें, ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। सवालों को दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं धान की रोपाई और देखभाल के बारे में, और साथ ही नींबू के जो उद्यान हैं वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। देश के अलग अलग हिस्से से जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ व्यास जी जुड़े हैं असम से। बहुत बहुत स्वागत आपका व्यास जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी हाँ जी, मैं बिहार यादव बोल रहा हूँ असम से। जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने खेत में जब मोटे धान का बीज लगाते हैं जी तो अच्छे फसल पकड़ते हैं। जब वो बारीक धान का जब बीज लगाते हैं तो वो फसल उतना नहीं मिलता। वही जानना चाहता हूँ क्यों नहीं मिलता। जी, बारीक धान लगाते हैं तो उतनी अच्छी फसल नहीं मिलती, जबकि मोटे वाली लगाते हैं तो अच्छा मिलता है। क्या वजह है और कैसे अच्छी उपज ली जाए? हाँ देखिए, आप जो है बारीक जो धान होता है, बारीक धान जो होता है उसकी क्योंकि साइज छोटा होता है तो इतना पैदावार नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि अच्छे ढंग से आप पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे, मृदा परीक्षण के आधार पे मैं समझता हूँ तो आपको अच्छा पैदावार मिल सकती है उससे। जी आपने खुद कहा है जब बारीक धान लगाते हैं तो उसकी उपज कम मिलती है, मोटे धान की अधिक ज़्यादा मिलती है। तो उसका कारण यही है कि जब हमारा दाना बारीक होता है तो उसकी पैदावार कम ही आती है। फाइन ग्रेन राइस कहते हैं हम उसको जी। तो उसकी पैदावार इन जनरल कम होती है। जो हाइब्रिड वगैरह होते हैं या अधिक पैदावार देने वाली मोटी किस्में होती हैं, मोटा दाने वाली, तो उनकी पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी जो है जो बारीक धान है उसका जो है बाजार के अंदर भाव अच्छा मिलता है, गुणवत्ता उसकी अच्छी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इस वजह से ये एक कारण है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा आपको, बारीक धान से भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बशर्ते कि आप पोषक तत्व प्रबंधन और पानी का प्रबंधन अच्छे ढंग से करते हैं। विशेषकर जो है मिट्टी के परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा को डालें और फास्फोरस जो है डीएपी से ना देकर सिंगल सुपर फॉस्फेट से दें, जिसमें फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, दोनों चीज़ मिल जाती है। पोटाश जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिंक सल्फेट जरूर डालें, क्योंकि जिंक की काफ़ी कमी हो रही है जहाँ पे विशेषकर धान उगा रहे हैं हम उन क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग असम में भी मतलब इसकी कमी देखी गई है। तो जिंक सल्फेट को भी आप रोपाई करने से पहले जब पर्लिंग करते हैं, गाद पैदा करते हैं मिट्टी के अंदर, उस समय डाल देनी चाहिए। और आवश्यक तो ये कि आप मिट्टी की जांच करा लें, जिससे आपको जानकारी हासिल हो जाए कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में, फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी उपज लेने के लिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर भारद्वाज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे नींबू के बागीचों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जो प्रमुख एक तौर पर खाद हैं उनका तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब हम सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं वहाँ पर कितना महत्वपूर्ण होता है कि उनका भी ख्याल रखा जाए? आज के समय में जिस प्रकार से मुख्य तत्वों की हमें आवश्यकता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत आवश्यक हो गए हैं। और विशेष रूप से नींबू में हमें सूक्ष्म तत्वों, उसमें हमें 1 हेक्टेयर में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करना होता है तो उसके लिए हम 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट, 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 4.5 किलोग्राम यूरिया 450 लीटर पानी में मिला करके, जैसे ही फल जो है पी आकार के, मतलब थोड़े से के चने या चने के दाने से बड़े हो जाते हैं, उस समय हमें एक बार स्प्रे करना होता है। और उसके बाद में ये स्प्रे दोबारा बढ़वार वाली अवस्था में, जब फल उसे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा बड़े हो जाए, उस समय एक बार हमें। तो ये तो हुआ पर्णीय छिड़काव के द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन, पर ये एक परमानेंट प्रबंधन नहीं। इसके लिए हमें दूसरा उपाय जो करना चाहिए वो ये है कि हमारी बगीचों की जमीन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो बहुत आसान भी है, क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व, सूक्ष्म तत्व है, इनको मिलाना और स्प्रे करना, इसमें एक दूसरे से वो विपरीत प्रभाव हो जाता है। कई बार पत्तियां जल जाती है और किसान भाई इतना अच्छे से इसको इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए साधारण और सरल उपाय यह है कि अगर हम खेत में जैविक खाद डालते हैं तो उनमें ये सारे तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई अपने बगीचे में प्रति पौधा अच्छी प्रकार से सड़ी हुई 40 किलो गोबर की खाद प्रति वर्ष दिसंबर माह में डालें। और विशेष रूप से उस समय
डालने के बाद में उसकी जड़ें भी थोड़ी खोलें ताकि वो एक्टिव होकर के जड़ें जो है सक्रिय हो जाए उसके बाद में, और इन सूक्ष्म तत्वों का जो है अवशोषण कर सकें। तो इस प्रकार से हम दोनों विधि से सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति जो है नींबू के उद्यानों में कर सकते हैं। और इसमें बोरोन की विशेष कमी रहती है, इसके लिए हम बोरॉन स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, बोरेक्स के द्वारा भी। और जहां पे मिट्टी थोड़ी खराब है वहां पे पॉकेट बना करके छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और उस बोरोन को गोबर की खाद में मिला करके जड़ क्षेत्र में गोबर के खाद के साथ में दें, तो उसमें जो है बोरोन की उपलब्धता जो है आसान रहेगी और पौधों में सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति की जा सकेगी। जी बिल्कुल, सूक्ष्म पोषक तत्वों की देखिए पूर्ति हो सकेगी और उसके बाद जो उम्मीद एक किसान की रहती है कि अच्छा फलन हो सके, उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा मिल सके, वो भी संभव हो पाएगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवे आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रुपाई के बाद अक्सर हम देखते हैं खरपतवार की जो समस्या है वो खेत में आने लगती है, किस दौरान किस तरीके से इसका रोकथाम हमारे किसान कर सकते हैं? हाँ देखिए, खरपतवार जो हमारे पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए कम्पीट करते हैं फसल के साथ में और काफ़ी नुकसान करते हैं। इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही हम रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद में हम कोई भी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर बताते हैं हम पेंडामेथलिन है या ब्यूटाक्लोर है, इनका कोई सी का भी 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव रोपाई के 1 से 2 दिन बाद ही कर देना चाहिए जी। और यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार आने की संभावना है तो ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जरूर डालें, लेकिन ये हर्बिसाइड डालते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि खेत के अंदर जो है हल्का हल्का पानी हो, चिपचिपा हो या 1-2 सेंटीमीटर पानी हो, तभी इसको देना चाहिए जी। और दूसरी बात ये है कि यदि फिर भी खरपतवार आते हैं तो उनको जो है कोनोवीडर से निकाल सकते हैं। 2-3 बार कोनोवीडर चला के लाइनों के बीच में। और यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार आ रहे हैं तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं, जैसे रोपाई करने के लगभग 25 से 30 दिन बाद बताते हैं बिस्पारीबैग सोडियम आता है, उसकी मात्रा जो है 20 से 25 ग्राम ही काफ़ी होती है जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल मिला के उसका छिड़काव करें। विशेषकर सांवा जो आता है धान के अंदर या धान से मिलता जुलता जंगली धान होता है, वो भी ये 2 खरपतवार ऐसे हैं जो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इनके लिए इफ़ेक्टिव है ये दवा। तो बिस्पारीबैग सोडियम का जो है स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि हवा तेज़ ना चल रही हो और सुबह के शाम न करें बल्कि दोपहर के बाद ही जो है छिड़काव करें। और जो किसान छिड़काव कर रहा है वो ढंग से जो है अपने मास्क वगैरह पहन के और अपने हाथ में ग्लव्स पहन के करना चाहिए। और इसके साथ साथ स्प्रे करते समय जो हम स्प्रेयर का यूज करते हैं, विशेषकर जैसे मैंने पहले भी बताया है, फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। ऐसा जो स्प्रेयर होना चाहिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम खरपतवारों का नियंत्रण धान के अंदर केमिकल द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन उखाड़ के भी करेंगे तब भी अच्छा है, क्योंकि धान के अंदर ऐसे बहुत सारे खरपतवार आते हैं जिनको हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि लेबर की कुछ कमी होती जा रही है तो उस हिसाब से केमिकल विधि को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं किसान। तो ये 2 मैंने प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस बताएं, इनको इस्तेमाल करेंगे तो खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए समय रहते जो खरपतवार की समस्या है उसका निदान हो सकता है और आपको अच्छी उपज मिल सकती है, खरपतवार रहित जो आपकी फसल है वो हो सकेगी। साथ ही डॉक्टर भारद्वाज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम खासतौर से नींबू के बगीचों की बात करते हैं, उद्यानों की बात करते हैं, तो एक किसानों की समस्या रहती है कि जो फल है वो जल्दी टूट कर गिर जाता है, झड़ जाता है। क्या ऐसा किसी रोग की वजह से हम मान सकते हैं ऐसा होता है? इसमें फल झड़ने का जो नींबू में कारण देखा गया है वो सबसे बड़ा कारण देखा गया है कि उन्होंने पानी की व्यवस्था ठीक नहीं कर रखी। पहला कारण अपन बात कर चुके हैं कि फूल आते समय पानी दे दिया। दूसरा, कई बार हार्मोन्स के कारण से भी जी अव्यवस्था हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, तो उससे भी फल झड़ते हैं। और कई बार जैसे लू चल रही है, क्योंकि मई जून के महीने में नींबू जो लगे होते हैं और उत्तरी भारत में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो बगीचे होते हैं वहाँ इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है जी। तो फल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं, तो इनका प्रबंधन भी हमें कई प्रकार से करना पड़ेगा। इसमें सर्वप्रथम हम हार्मोन्स के लेवल की जब बात करते हैं
तो उसके लिए प्लेनोफिक्स एक हार्मोन आता है जिसमें नैप्थलिक एसिटिक एसिड एक प्रकार का पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से सिंथेसाइज होने वाला ये हार्मोन है जी। इसका स्प्रे हमें करना पड़ता है और उसकी मात्रा जो है 4 ml प्रति 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें डाल करके स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने में वही सारी सावधानियां, हवा तेज नहीं होनी चाहिए, दोपहर का समय नहीं होना चाहिए और नोजल जो है वो इस प्रकार का हो कि पूरी तरह से स्प्रेड कर दे। तो ये एक उपाय हुआ। दूसरा जी, और भी कई उपाय हैं, उनके बारे में डॉक्टर भारद्वाज आगे भी आपसे हम यहाँ जानकारी लेंगे, अपने दर्शकों को भी बताएंगे और किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, ना सिर्फ जो फलन है वो अच्छा मिल सके, उत्पादन आपको अच्छा मिल सके, साथ ही साथ कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जिसमें आज आपको हम लगातार बता रहे हैं धान की रोपाई और देखभाल के बारे में, साथ ही जो हमारे नींबू लगाते हैं किसान, उनके जो उद्यान हैं, बगीचे हैं, वहाँ पर किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत शिव कुमार जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो शिव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। नमस्कार जी सर। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, हमें आपसे आज विषय के थोड़ा सा अलग जानकारी चाहिए थी जी। हमें आज गन्ने के बारे में जानकारी चाहिए थी जी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड लगा जी, लेकिन आज खासतौर से धान और नींबू के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि लगातार जो समस्याएं हैं किसानों के सामने रहती हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि अलग अलग जो विषय हैं उनको शामिल किया जाए। लेकिन खासतौर से देखिए, इस बात का हमें भी ख्याल रखना चाहिए, जो प्रबंधन है वो हम समय से करें। और यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शिवे, आप भी हमें बता रहे थे किस तरीके से जो खरपतवार हैं उनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। लेकिन रोपाई के दौरान भी हम देखते हैं कभी कभी जो किसान हैं उनसे कुछ हम कह सकते हैं चूक हो जाती है या सावधानी नहीं बरतते हैं, जिससे उपज हमारी प्रभावित होती है। इस दौरान किन बातों का ख्याल रखें जिस वक्त हम रोपाई करते हैं? देखिए, रोपाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि एक तो जो हमारी पौध की उम्र जो है वो 20-25 दिन की हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, जो हम रोपाई करते हैं तो
एक स्थान पर 2 पौधे लगाएं, क्योंकि एक पौधा मर भी जाए तो दूसरा पौधा जो है सरवाइव कर जाएगा, उससे टिल्लिंग बन जाएंगे जी। और इसके साथ साथ जो है हम लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और विशेषकर जब हम देर से ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं धान की, तो उस समय जो हम लाइन की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, क्योंकि देर से रोपाई करने पे कल्ले कम बनते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये होती है कि पडलिंग जरूर करें, पडलिंग अच्छे ढंग से करने से उससे गाद अच्छी बनेगी, तो उनका जो पानी का निक्षालन है वो भी कम हो जाएगा और जो पानी फ्रीक्वेंटली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो है पोषक तत्व प्रबंधन का बहुत महत्व बढ़ जाता है, विशेषकर जिन क्षेत्रों में सल्फर की कमी हो रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, फास्फोरस की मात्रा को वो सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में दें, डीएपी के रूप में मत दें जी। और इसके साथ साथ जो है जिंक सल्फेट जरूर डालें रोपाई करते समय, क्योंकि जिंक की भी बहुत कमी हो रही है हमारे धान गेहूँ फसल चक्र में, जहाँ सघन पद्धति से सघन तरीके से हम धान गेहूँ का फसल चक्र अपना रहे हैं जी। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन को मैं ये बताऊं कभी भी जो है रोपाई के समय नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। उसका कारण मैंने ये बताया कि मतलब जब तक पौधे जो अपनी जड़ें ना मजबूत कर लें, पकड़ ना लें, तब तक उससे पहले यदि नाइट्रोजन देते हैं तो या तो वातावरण के अंदर जो अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है जी, या पानी के साथ जो है नीचे बहकर मिट्टी के अंदर चली जाती है, तो यानी उसका सदुपयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता हमारी कम हो जाती है जी। तो इसलिए कहते हैं कि रोपाई के करीब 6 से 8 दिन बाद जो है पहली नाइट्रोजन की मात्रा को देना चाहिए जी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो नर्सरी उखाड़े हम नर्सरी उखाड़ते समय नर्सरी क्षेत्र से एक दिन पहले पानी भर दें ताकि जड़ों को जो है कम नुकसान हो। और पानी जो हमारा बह रहा है ट्यूबवेल का या हमारा पंप सेट का या कैनाल का, उसमें जो अच्छे ढंग से जड़ों को साफ करके तभी रोपाई करें जी। और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं इस समय लेट प्लांटिंग करते समय, ट्रांसप्लांटिंग करते समय। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिनका इस समय ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को, ताकि उनकी एक अच्छी पैदावार ले सकें। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आवाज आ रहा है जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ महाराष्ट्र से हम बोल रहे हैं जी। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ नींबू के खेत के बारे में हम दिसंबर में खाद डालना चाहिए क्या? जी डॉक्टर भारद्वाज, महाराष्ट्र से हमारे साथ किसान जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं क्या दिसंबर में हमें खाद डालना चाहिए? हाँ कौन कौन सा खाद एकतर डालना चाहिए? जी कौन कौन सा, और मैं चाहूंगा मात्रा भी आप बता दें इनको। हाँ इसलिए जिन क्षेत्रों में नींबू में क्या है 12 महीने फूल आने का समय रहता है जी। अलग अलग क्षेत्रों में, तो जहाँ पे जनवरी में पुष्पन की क्रिया होती है, बसंत ऋतु में पुष्पन की क्रिया होती है, वहां पे हमें उसके 1 महीने पहले मतलब दिसंबर में हमें खाद डालना पड़ेगा जी। अब बहुत सारे किसान भाई जो है थोड़ी सी अगेती फसल लेना चाहते हैं जहाँ पे तापमान ज्यादा नहीं गिरता है सर्दियों में, वो नवंबर के महीने में भी खाद डाल सकते हैं। तो फलदार पेड़ पौधों में 2 बार खाद डालने की अति आवश्यकता होती है, जिसमें एक होता है फूल आने के 1 महीने पहले जी। और वो जो है नींबू में दिसंबर का महीना होता है, तो दिसंबर के महीने में 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1.5 किलोग्राम 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम अच्छी प्रकार से बारीक नीम की खल, अच्छी प्रकार से वो बारीक होनी चाहिए, उसकी डलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटी डलियों के रूप में होगी तो वो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलो और यूरिया की जो मात्रा है वो 500 ग्राम, क्योंकि वो बाद में नाइट्रोजन टुकड़े टुकड़े में हमें देनी होती है जी। और 200 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण, ये हमें एक बार में दिसंबर माह में देना पूरे जड़ तंत्र के फैलाव के रूप में दे। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, ये सारे का सारा खाद तने के बिल्कुल पास में देते हैं, जबकि वहां पे सक्रिय जड़ तंत्र नहीं होता है और वो जड़ें उस पोषक तत्वों को नहीं ग्रहण कर पाती है जी। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधे के जो बाहर का फैलाव है वहां पे पोषक तत्व या तो छोटी सी नाली बना करके दे, 10 सेंटीमीटर चौड़ी 10 सेंटीमीटर गहरी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाए,
या फिर पूरे के पूरे छाया, जो जितनी छाया फैल रही है उसमें अच्छी तरह से बराबर मात्रा में फैला करके हल्की गुड़ाई कर दे। ये है। दूसरा है, जब फलों की तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है, जैसे जून माह में, जुलाई माह में फूलों की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में हमें 30%, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में, लगभग 10 किलो गोबर की खाद है, 100 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश है और 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट है, वो हमें उसी जड़ क्षेत्र में देना चाहिए। उससे ये होता है कि जो पौधे ने फल उत्पादन करने में उसकी जो अतिरिक्त पोषक तत्वों का जो अवशोषण हो गया है जी, उसकी तुरंत पूर्ति हो जाए और पौधा अगले वर्ष की फसल के लिए अपने आप को जल्दी से रिकवर कर ले, मतलब वो जल्दी से वापस रेडी हो जाए। क्योंकि नींबू वर्ग के फल जो होते हैं उनको पकने में 6 से लेकर के 8-9 महीने लगते हैं जी। तो अब अगली, कई बार किसान भाई हमारे पास समस्या लेके आते हैं कि पिछली बार बहुत अच्छा फलन हुआ था, अब की बार थोड़ा कम हो रहा है। उसका कारण ये हुआ कि हमने वापस उसके पोषण प्रबंधन पे ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से इनमें फूल आने के 1 महीने पहले और फलन कंप्लीट हो जाने के 5-7 दिन बाद में एक बार थोड़ी मात्रा में उसमें पुनः खाद और उर्वरकों का प्रबंध करना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में अधिक से अधिक और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त होंगे। जी, अच्छा फलन जो है देखिए हमें मिल सकेगा। साथ ही डॉक्टर शिवे, अगर धान की अच्छी उपज की बात की जाए तो उसके लिए और कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनका ख्याल किसानों को रखना होगा इस दौरान? देखिए, सबसे ज़रूरी ये होता है धान के लिए, एक तो पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और पोषक तत्व प्रबंधन जैसा मैंने बार बार कहा है कि भाई मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए हमको। अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें, उसके बेस पे ही जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करें। यदि हम बासमती की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन की कम ज़रूरत पड़ती है। यदि हम हाइब्रिड की खेती कर रहे हैं धान की तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। या हम कम अवधि की किस्म उगा रहे हैं तो उसके लिए जो है हमको उसी हिसाब से पोषक तत्व प्रबंधन करना पड़ता है। और विशेषकर जो है किसान भाई इस बात को सुनिश्चित करें कि जब उनका गर्मी में खेत खाली रहता है अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई तक, तो इस बीच में जो है हरी खाद भी वो जरूर उगाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये कि देखिए बीच बीच में जो हरी खाद है उसको ज़रूर आपको उगाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में खेत की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर सकें। फिलहाल डॉक्टर शिवे और साथ ही डॉक्टर भारद्वाज, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। तो जाना आज आपने किस तरीके से आप बेहतर ढंग से धान की खेती कर सकते हैं, साथ ही नींबू के जो बाग हैं वहाँ पर उचित प्रबंधन अपनाकर अच्छी उपज ले सकेंगे। अब चलिए हमारे जो कल के विषय हैं वो भी आपको हम बता देते हैं, जिससे पहले से आप अपने सवाल तैयार कर लें। कल खासतौर से हम बात करेंगे बारिश में पशुओं के रोगों की रोकथाम। जी हाँ, बरसात का जो मौसम है, किस तरह की रोकथाम आपको यहाँ करनी होगी पशुओं में रोगों के लिए। और साथ ही इस मौसम में मुर्गी पालन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। काफ़ी संवेदनशील हमारे जो किसान हैं जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए भी आप सवाल तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो मेल ID hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप भेज सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी विकल्प की, जो यहाँ आप DD किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप इस पर भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी TV स्क्रीन पर जो अब QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप हेलो किसान कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से भी देख सकेंगे, कभी भी कहीं भी। साथ ही इससे पहले जो कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं उनके ज़रिए भी आप जानकारी हासिल कर सकेंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब